हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का एक नया सेशन फिर आपके लिए प्रस्तुत करते हुए और आप लोग का एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप लोग का जो प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना है कि सिर्फ साइंस का क्वेश्चन हो रहा है तो सब दिन साइंस का ही होगा, हिस्ट्री का हो रहा है तो सब दिन हिस्ट्री का होगा। बिल्कुल नहीं। और हम आप लोग की सुविधा के लिए, सहायता के लिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन करने में दोबारा या प्रैक्टिस करने में आप लोग को परेशानी नहीं होना है ना। इसलिए आप लोग को हतोत्साहित नहीं होना है। आप लोग को जो भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर करते हुए है ना, ताकि आपका ना एक टॉपिक छूटे ना एग्जाम में आपको किसी तरह का परेशानी हो, है ना। तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल जो हम करवा रहे हैं वो देखते रहिए। बिल्कुल आपका एक सीट इसमें कवर करके ये सीट लेके जाना है। हतोत्साही नहीं होना। जो हम करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं, बस उसको आप लोग पेशेंस के साथ धैर्य बना के आप लोग उस वीडियो को देखते रहिए, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.0, 4.0। क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन बी, है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन मुक्त किया जाता है? लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन मुक्त किया जाता है? और लिम्फोसाइट होगा, एरिथ्रोसाइट होगा, मोनोसाइट होगा या रक्त प्लेटलेट्स होगा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो हम आप लोग को करवा रहे हैं ना, बस आप लोग उतना कर लीजिए। आपका 40 मार्क्स जीकेजीएस का कहीं नहीं जा रहा है। बस जितना करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो देख लीजिए, है ना। और ये टेंशन नहीं लेना है कि सिर्फ साइंस का हो रहा है तो साइंस का, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा इसलिए आपको 2, 4, 10 क्लास में लग रहा है क्योंकि हम टॉपिक और सब्जेक्ट को कवर करते हुए, है ना, एक लाइन से सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन साइंस का उठा लिए, 5 जीकेजीएस का उठा लिए और मिक्सिंग करा दिए, बिल्कुल नहीं। वो आपको आपके सुविधा के लिए ही करवा रहे हैं ना। एक लाइन से टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ताकि पूरा से पूरा कवर सब्जेक्ट हो सके। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचार किस प्रोटीन के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा, केराटिन के द्वारा, कोलेजन के द्वारा या मायोग्लोबिन के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचार किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन का जो संचार होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए है, इन्वर्टेज है, इंसुलिन है या न्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? वो आरएनए है, इन्वर्टेज है, इंसुलिन है या न्यूक्लिक एसिड है। तो ये हार्मोन जो होगा वो ये हो जाएगा आरएनए, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, आरएनए ऑप्शन हार्मोन नहीं है, सॉरी, ये इंसुलिन हार्मोन है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। वो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ना। कुल स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कुल कितने परिणाम होते हैं? परिणाम कहने का मतलब कुल कितने, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल कितने लीटर ये ब्लड होते हैं, खून होते हैं, है ना। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? वह इंसुलिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, हिस्टामिन की कमी से या एसिटाइलोकिन की कमी से।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? और इंसुलिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, हिस्टामिन की कमी से, या एसिटाइलोकिन्स की कमी से? तो मनुष्य में मधुमेह जो होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। विग से प्रति मिनट का औसत रक्त प्रवाह होता है, वो 1000 होगा, 1200 होगा, या 200 होगा, या 500 होगा? क्वेश्चन कह रहा है विग से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो जो विग से रक्त प्रवाह होने का जो प्रति मिनट है वो हो जाएगा आपका 1200, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आपका। जो करवा रहे हैं ना बस आप लोग उतना कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने जा रहा है। बस आप लोग धैर्य बनाकर, पेशेंस बनाकर वीडियो देखते रहिए। किस प्राणी के जीवन काल में हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, या केचुआ? क्वेश्चन कह रहा है किस प्राणी के जीवन काल में हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है? वो मेढक है, वो मत्स्य है, मानव है, वह केचुआ है? तो जिस प्राणी के जीवन काल में हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है वो है केचुआ, यानी कि ऑप्शन डी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव कराने में सहायक है? प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करने में सहायक करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीटिस है जो स्तन से दूध का स्राव करने में सहायता करता है ना। ऑप्शन डी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? क्वेश्चन कह रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो वो किस रूप में होता है? तो वो होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। यकृति एवं मांसपेशियों में जब जमा होता है तो वो ऊर्जा तो होता है ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमारे और आपके मानव हड्डी में जितने भी प्राणियों हड्डी जो पाए जाते हैं वह कैल्शियम फास्फेट के होते हैं ना। मानव हड्डी जो बने हुए होते हैं वो उनमें सर्वाधिक मात्रा होता है कैल्शियम फास्फेट, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, या सर्वाधिक स्थिरांक है? क्वेश्चन कह रहा है फैराडे स्थिरांक है क्या है? तो फैराडे स्थिरांक है वो हो जाएगा आपका सर्वाधिक स्थिरांक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है वो क्या कहलाती है? फ्यूज, स्विच, फिलामेंट, या टर्मिनल? क्वेश्चन कह रहा है एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जो विद्युत परिपथ के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है वह कहलाता है फ्यूज, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत होगी 1 इकाई 100 किलोवाट घंटा, 10 इकाई या 10 किलोवाट घंटा। इकाई कहने का मतलब हुआ ना 1 यूनिट, है ना। क्वेश्चन कह रहा है
यदि 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत होगी वो कितना होगा? तो होगा आपका 1 इकाई, है ना। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को किसमें कन्वर्ट करती है? केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, प्रवाहित नहीं होने देती है, या अनियमित रूप से प्रवाहित करती है? क्वेश्चन कह रहा है डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को क्या करती है? तो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है ना। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में विद्युतीय आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचाल स्थिर रखा जाता है? विद्युत शक्ति, धारा, आवृत्ति या वोल्टेज? प्रचाल कहने का मतलब हुआ कि आपका पैरामीटर, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचाल स्थिर रखा जाता है? तो वो जो रखा जाता है वो होता है आवृत्ति, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत हानि कम करने के लिए, वोल्टेज स्थिर रखने के लिए, धारा से गर्मी उत्पन्न करने के लिए, अधिक धारा प्रवाहित होने से परिपथ की रक्षा के लिए। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये हम सब आम जनों घरों में ये ट्रांसफार्मर के पास लगा हुआ होता है। जब भी हाई वोल्टेज में करंट फ्लो करता है तो फ्यूज उड़ जाता है। ऐसा कहने का मतलब हुआ कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका अधिक धारा प्रवाहित होने से परिपथ की रक्षा के लिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? शुद्ध जल, शीतल जल, वर्षा जल, अशुद्ध जल? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? शुद्ध जल, शीतल जल, वर्षा जल या अशुद्ध जल? तो हो जाएगा शीतल जल, ऑप्शन बी। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित युक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? ट्रांसफार्मर का, दृष्टिकारी का, यानी कि दृष्टिकारी कहने का मतलब रेक्टिफायर, या प्रेरण कुंडली का, या जनित्र का? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एसी को यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? आपका 4 ऑप्शन दिया हो, इससे आप पता लगा सकते हैं। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए आपका रेक्टिफायर की यूज किया जाता है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। विद्युतीय हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तांबा, लोहा, चांदी या नाइक्रोम? क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बना होता है नाइक्रोम का, है ना। ऑप्शन डी, नाइक्रोम का ही इसलिए बना होता है कि उसका गलनांक उच्च होता है ना। उदासीन तार का रंग क्या होता है? लाल, सफेद, काला, हरा? क्वेश्चन कह रहा है उदासीन तार का रंग क्या होता है? लाल होता है, सफेद होता है, काला होता है या हरा होता है? तो उदासीन तार का रंग होता है वो काला होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह ऑप्शन सी में ना है इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना।
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त तार किस पदार्थ का बना होता है? वो टीन का बना होता है, शीशा का बना होता है, निकेल का बना होता है, या टीन और शीशे का मिश्र धातु? क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त तार का होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है टीन और शीशे का मिश्र धातु का, है ना। ये ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? वो लोहा होता है, मोल्डी बेडम होता है, चांदी होता है, या टंगस्टन होता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? वो होता है आपका टंगस्टन, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत क्या है भाई? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव? क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज का सिद्धांत है क्या है? तो हो जाएगा आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिजली की खपत के बिल से किसके मापक पर आधारित होता है? वाट से, वोल्टेज से, ओम से? और इसे सही कुट चुनिए। केवल एक सही होगा, या 1 एवं 2 दोनों सही होगा, या 2 या 3 सही होगा, या 1 और 3 सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है बिजली की खपत का बिल किसके मापक पे आधारित होता है? तो वो होता है केवल 1 पर 1 वाट पे आधारित, है ना। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन सिर्फ एक ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, सिर्फ वाट पे ही आधारित होता है ना वोल्टेज से होता है ना ओम से होता है। अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर का लक्षण है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध? क्वेश्चन कह रहा है अति चालक का लक्षण है उच्च प्रतिरोध, या निम्न प्रतिरोध, या शून्य प्रतिरोध, या अनंत प्रतिरोध? तो अति चालक कहने का मतलब है कि सुपर कंडक्टर, है ना। तो अति चालक का जो लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शून्य प्रतिरोध, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। पंखे की स्पीड किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पे, धातु पे, पंखे में एल्युमिनियम पे, या पंखे में लोहा? क्वेश्चन कह रहा है पंखे की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो वो जो पंखे का जो स्पीड निर्भर करता है वो करता है हमारे और आपके वोल्टेज पे, है ना। अब वोल्टेज किससे दिया जाता है? वो रेगुलेटर से, है ना। जो पंखा में आमतौर पे रेगुलेटर लगा हुआ होता है, मेरे ख्याल से सीलिंग फैन, टेबल फैन जो भी होता है आमतौर पे हर पंखे में ही लगा होता है ना। विद्युत संचार के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि करंट अधिक है, शक्ति की हानि अधिक है, प्रतिरोध कम है, ऊष्मा की हानि कम होती है। विद्युत संचार करने का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत संचार के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि उससे कम हो, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में है क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो कितना निकल के आएगा? 104 फ़ारेनहाइट, 122 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, या 75 यानी कि 75? तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान जो स्केल होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है 50 का 100 का जो हम आप लोग का एक दो को है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करवा दें, और बिल्कुल कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को रीजनिंग और मैथ इतना ही रहता है कि फालतू कैलकुलेट करने का समय नहीं रहता है। तो टेंशन ना लें, आप सीधे सीधे हम यहाँ पे आप लोग का करवा देंगे ताकि कैलकुलेट ना करें, वहाँ पर जाकर देख के सीधे आंसर टिक कर दें, है ना। तो आप लोग को इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि इसके लिए अलग से, बिल्कुल नहीं, हमें तो करवा देंगे। डैश को व्यापक रूप में
रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को या ओजोन को। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि भविष्य में इसको ईंधन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे आज के डेट में ईंधन के उपयोग क्या करते हैं ईंधन के रूप में? पेट्रोल करते हैं, डीजल करते हैं, और आजकल जो CNG चल गया है ना। क्वेश्चन कह रहा है डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जा सकता है, तो वो होगा आपका हाइड्रोजन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बीच में स्क्रीन ऑफ हो गया था। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है? 97.4%, 98.4%, 96.4% या 95%? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर जो उपलब्ध है पानी वो कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है? तो हो जाएगा 97.4%, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होती है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील नहीं होती है, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन कह रहा है गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वह ज्वलनशील नहीं होती है ना। इसलिए उसमें बलून में या बैलून में भरा जाता है। इसे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक का मतलब केमिस्ट्री को फॉर्मूला में लिखते हैं NaCl HCl उसको, तो बेकिंग सोडा को हम किस प्रकार से क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ऑप्शन बी। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, वो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन कह रहा है चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो वो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है बॉक्साइट, इल्मेनाइट, कैल्साइट या मैग्नेटाइट? क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, मतलब कि उसमें मिला हुआ है, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो क्या पाया जाता है? वो इलेनाइट पाया जाता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? बोरॉन का है, लोहा का है, सिलिकॉन का है या एल्युमिनियम का है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? तो ये है जो बोरॉन का गलनांक सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए। पानी की टंकी में फंगस को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट? क्वेश्चन कह रहा है पानी की टंकी में जो फंगस होता है उसको नष्ट करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ यूज होता है? तो वो होता है आपका कॉपर सल्फेट, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। साबुन में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है नाइट्रेट होता है, कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है या बाइकार्बोनेट होता है? साबुन में जो डिटर्जेंट प्रयोग होता है वो कौन होता है, क्या होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सल्फोनेट, है ना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? लोहा, पारा, निकल या ऑस्मियम? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको एक सबसे भारी धातु है उसको आइडेंटिफाई करना है।
तो जो सबसे भारी धातु हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑसियम, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊष्मशोषी अभिक्रिया है, मतलब कि इस ऊष्मशोषी करने का मतलब क्या हुआ था, एंडोथर्मिक, है ना। ऊष्मा अवशोषित कर होती है, ऊष्मा निकलती है, ताप में वृद्धि होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है ना। क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मशोषी अभिक्रिया है, वो है ऊष्मशोषी अभिक्रिया का मतलब एंडोथर्मिक, वो होता है आपका ऊष्मा अवशोषित होती है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ढंग से पेशेंस के साथ रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस पेपर कर रहे होंगे। और आप लोग फिर हम जाते जाते एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि आप लोग को हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ना, कि बीच बीच से नहीं उठा रहे हैं कि 5 साइंस का क्वेश्चन ले लिए, 5 जीके जीएस ले लिए, 5 करंट अफेयर। बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे लिए आपके लिए दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन है कि जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठे वो एक एक तरीके से करके बैठ जाए ना। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आप लोग को क्वेश्चन कराया जा रहा है, बिल्कुल आप पेशेंस के साथ जो हम करवा रहे हैं वो देख लीजिए। इससे 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होने जा रहा, बस इतना आप लोग मानकर तय चलिए। बस आप लोग को ये ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना, तो टॉपिक वाइज तो ऐसा ही होते रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।